नमस्कार, यंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक गौड़ आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये क्रांतिकारियों के शहर कानपुर से हैं और दशकों से इन्होंने देश दुनिया में हंसी की क्रांति लाने के लिए एक मोर्चा खोला हुआ है। हम स्वागत करते हैं एक ऊर्जा संपन्न कवि, सनातन के प्रचारक, एक हिंदू सत्य सनातन है जैसी कविताओं को लेकर सुर्खियों में बने रहे पद्मश्री प्रोफेसर सुनील जोगी जी का हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। आज आप सफलता के जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बात तो मैं सफलता अभी पहुंचा नहीं हूँ, अभी सफलता बहुत बाकी है, बहुत सारी उपलब्धियां बाकी हैं। लेकिन हाँ, आप कहते हैं और लोग कहते हैं कि मैं सफलता के मुकाम पर हूँ, तो वो भी मानता हूँ। कठिन परिश्रम और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान देना, एकदम एक अर्जुन की तरह किसी लक्ष्य को भेदने के लिए एकाग्रचित्त होना, कड़ी मेहनत करना और बिना दुनिया की बातें, लोगों की चर्चाएं सुने बगैर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कह रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। आपको आपका काम केवल आगे ले जाता है, बस। आज आप देश दुनिया में हजारों शो कर चुके हैं जी। आप बॉलीवुड में गाने लिख चुके हैं, आप एक्टिंग भी कर चुके हैं जी। आप हिंदी साहित्य अकादमी का भी हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन वो पहली कविता कौन सी थी जिसने शायद सोनू को आज सुन जोगी बना डाला? पहली कविता मेरी जो लोकप्रिय कविताओं में हुई, वो एक कविता आई थी कि आने वाली पीढ़ी को क्या क्या मिलेगा। जो समय बदल रहा है, उस समय के बदलाव की कविता थी कि सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर फूल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को। ये लंबी कविता थी। इस कविता से मेरी एक पहचान बनी। फिर मेरी कविता आई थी कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया। वो बहुत लोकप्रिय रही, दूरदर्शन ने दिखाई तो पूरे देश ने देखी। उसके बाद की लोकप्रिय कविताएं मेरी बहुत अलग अलग आती रहीं। एक मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। इस कविता ने युवाओं के बीच में मेरा एक अलग स्थान बनाया और युवाओं ने ये कविता बहुत पसंद की कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, क्योंकि वो प्रेम से हास्य को निकालने वाली कविता थी। उसके बाद पिछले दिनों मेरी कविता माँ बहुत लोकप्रिय हुई जी, वायरल हुई। उसके बाद एक कविता आई दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, वो पूरा एक ब्रीथलेस जैसी पूरी लंबी कविता थी। और अभी लेटेस्ट एक कविता मेरी और लोकप्रिय हुई, बहुत वायरल हुई, हम हिंदू सत्य सनातन हैं। तो ये लोकप्रिय कविताएं हर साल 6 महीने में कोई ना कोई एक वायरल कविताएं आती हैं। एक मोदी जी पे आई थी, मोदी ने बना ली सरकार रसिया। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, ह्यूमर पे, देशभक्ति पे, सनातन पे, क्योंकि मैं बहुत वर्सेटाइल राइटर हूँ। मैं बहुत एक दिशा में नहीं लिखता हूँ। देश और समाज में जो जो आवश्यक है और जो विषय ज्वलंत हैं उनको भी लिखता हूँ जी। और चेहरों को हंसी बांटना, ये तो मेरा काम है। एक कवि हृदय से बहुत सॉफ्ट होता है जी। तो कितने दोस्तों की मदद करी उनकी प्रेयसियों के लिए खत लिखने में? एक कवि ने जरूर लिखा होगा। संयोग से मेरे ऐसे दोस्त नहीं रहे जो मेरी उम्र के हों। उसका कारण ये था कि मैं शुरू से ही मैं अपनी उम्र से आगे की सोच रखता था, सोच भी रखता था, संबंध और संपर्क भी वैसे ही होते थे। आज भी मेरी उम्र के दोस्त ना के बराबर हैं, और हैं भी तो छोटे भाइयों की भूमिका में हो सकते हैं, हेलो हाय वाले हो सकते हैं। लेकिन दो ही तरह के लोग संपर्क में ज़्यादा हैं। या तो वो लोग, उन लोगों के मैं संपर्क में होता हूँ जो मुझसे बहुत योग्य हैं, जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं, और हर दिशा के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि मुझे उनसे सीखने को मिलता है, उनके साथ बैठने से मुझे कुछ मिलता भी है।
मैं मानता हूँ कि मेरी जो हम उम्र के लोग हैं उनसे आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता कि आप सफलता की ओर बढ़ें। जी, जी। वो केवल टाइम पास हो सकते हैं। तो लाइफ में, मेरी लाइफ में कभी टाइम पास नहीं रहा। मेरी लाइफ में कभी एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं रहा जिसे मौज मस्ती, दोस्तों के साथ पिकनिक, और जो जिसे रफ टफ लाइफ कहते हैं ना, वो लाइफ मैंने बहुत मिस की। नहीं, अगर ऐसा था तो वो आपकी एक कविता बड़ी फेमस हुई है, तुम नई मारुति सी लगती हो मैं पुरानी। वो किसके प्रति आपने लिखी थी? नहीं, वो क्रिएशन है, मेरी सोच है। वो उसमें कहीं सत्यता नहीं है, उसमें कहीं प्रेम नहीं है, वो दूसरों ने उसे स्वीकार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है, आज भाभी जी भी देख रही होंगी तो उनसे छिपाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं? आप पत्नी से कुछ चाह कर भी छुपा नहीं सकते, ठीक है। अभी आजकल की पत्नियां इतनी स्मार्ट हैं कि वो आपके 7 जन्म की कहानी निकाल लेंगी। ठीक है। तो पत्नी से छुपाने की और मुझे तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों में बहुत दोस्ताना सा एक प्यार भरा रिश्ता है और एक भरोसे का रिश्ता है। उस सबसे बड़ा रिश्ता तो भरोसे का होता है। बाकी जो पति पत्नी और जो भी रिश्ते हैं उन सब में विश्वास है तो ही रिश्ता है। तो वो एक, उसमें वहाँ कोई संकट नहीं है। आपकी बातों से सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आप एक कवि होने के बावजूद शायद अरेंज मैरिज कर बैठे हैं। प्रेम विवाह हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अरेंज मैरिज ही की मैंने। और कवि में हूँ और प्रेम की कविताएं लिखता हूँ, फिल्म के गाने लिखता हूँ, और बस दूसरों का जो प्रेम है उसको देखकर मैं उससे प्रेरणा लेता हूँ। मेरे अपने प्रेम की कोई ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जिस पर मैं लिखूं। अच्छा। मेरा जो जीवन है वो बहुत अलग है जी। लेखन से। जो मेरा रियल लाइफ है वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो आप सनातनी कह सकते हैं। वो बहुत ही, मैं नेचर के करीब रहता हूँ और बहुत अलग लाइफ जीता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ कह सकते हैं और नेचुरल बिल्कुल लाइफ कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई बनावट नहीं है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, किसी तरह का छल प्रपंच नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है। बावजूद इस सब के, हाँ, हमारे दर्शक जी जरूर सुनना चाहेंगे आपकी वो कविता जो आपने मारुति और लमरेटा को लेकर लिखी थी। वो कविता मेरी पुरानी कविता है और बहुत लंबी कविता है। वो मैं उसके कुछ अंश सुना देता हूँ, जी, जी, एक बार जरूर, सुना जरूर। देता हूँ कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। एक ऐसी कविता है, मैंने कल्पना की कि दो प्रेम करने वाले होते हैं तो कई बार शादियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है शादी, उसके कारण हास्य में मैंने खोजे कि उनका अंतर क्या होगा, और संबोधन दिए उसको अलग अलग नामों से। जी। कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत लंबी कविता है। बहुत लंबी कविता है। ये जीवन की जो डोर आपकी कानपुर से चली, तो ये रेल कब बाहर की ओर निकली? कानपुर तो मैं कम समय था, गांव में था मैं 10th तक जी। उसके बाद मैं लखनऊ, मेरे पिताजी अध्यापक थे वहाँ सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो 11th 12th और BA मैंने वहाँ से किया जी। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करके फिर मैं दिल्ली आ गया और MA और PhD मैंने दिल्ली से की। और उसके बाद से मैं लगातार दिल्ली हूँ और दिल्ली क्या, लोगों के दिलों में हूँ, और केवल भारत नहीं दुनिया के तमाम देशों में हूँ। एक शेर है नूर साहब का, कृष्ण बिहारी नूर का, जो मुझे अच्छा भी लगता है और मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी पर फिट भी बैठता है कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जी। तो लोग मुझसे कहते हैं कि कहाँ के हो, जिनको नहीं मालूम है। तो हास्य में तो यही उत्तर बनता है कि भैया अब तो शादी हो गई, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि
सब जगह के हैं। हर दिन किसी दूसरे शहर में बीतता है या किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में बीतता है, और हर शहर में या जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के लोगों का इतना प्रेम मिलता है, इतना आदर मिलता है कि कई बार मुझे लगता है कि अपनों का प्रेम फीका पड़ने लगता है। इतना चाहने वाले लोग हैं, क्या ना कर दें, क्या ना खिला दें। मेरा वज़न अच्छा, मतलब बहुत दुबला पतला हुआ करता था एक ज़माने में मैं, और लोग कहते थे कुछ खाया करो, और अभी ऐसा हो गया हूँ, थोड़ा सा मोटापा आ गया है कि मुझे लगता है कि मैं खाता ही क्यों हूँ क्योंकि लोग बहुत प्रेम करने वाले मिलते हैं। उस शहर का जो कुछ वो मन उनके भर में है कि मैं साल में मिला हूँ, 2 साल में मिला हूँ। क्योंकि क्या दीपक जी, एक शहर का नंबर 1 साल या 2 साल में आता है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो वो लोग तरसते रहते हैं कि मैं कब वहाँ जाऊँ और कब वो मुझे, और एक दिन रुकता हूँ तो उसमें 5-6 घंटे स्टेज शो में चले जाते हैं, 4-5 घंटे सोने में जाते हैं, तो उनके लिए तो 2-3-4 घंटे ही मिलते हैं। उसमें वो वहाँ सब कुछ दिखाना चाहते हैं, सब बताना चाहते हैं, सब विभिन्न तरह के पकवान खिलाना चाहते हैं। तो वो प्रेम जो है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और वही मेरी ऊर्जा है। ये जो सफ़र शुरू हुआ था कानपुर से चल के, जहाँ आपने यहाँ पढ़ाई करी, सब कुछ हुआ, इस पूरे क्रम में एक समय जरूर ऐसा आया होगा जब आपने कविता पाठ करना शुरू करा, और उस दौरान इस तरह की आपको तवज्जो नहीं मिल रही थी जी। वो वाला, उसका कोई संस्मरण, कोई याद हो, कोई ऐसी घटना याद हो जिसने बोल दिया होगा कि आज तो मैं अब झंडा गाड़ना है? कोई ऐसा कोई संस्मरण आपकी यादों में हो? ये मैं लगभग 93-94 से मैं पूरी तरह से मंचों पे था, और 94-93 में मैं लगभग लाल किले का जो बड़ा कवि सम्मेलन दिल्ली का माना जाता है, जी। बहुत सालों तक उसमें जाता रहा, और हर साल उसका मैं एक अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था। जी। तो वो माना जाता था कि वो बड़ा कवि सम्मेलन है। लेकिन मेरे लिए मेरा सौभाग्य ये रहा कि उस समय की जो नई पीढ़ी के कुछ लोग आए, उनमें एक बहुत स्पार्किंग नाम होता है ना, जैसे कि एकदम आया और छा गया। इसलिए क्योंकि मेरी कहने का तरीका, पढ़ने का अंदाज और एक उम्र वो ऐसी थी कि लोगों ने उसे स्वीकार किया। अगर लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आप बड़े बन ही नहीं सकते। जी। और उसके लिए आपको कुछ अलग कहना पड़ेगा। जी। मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की। जी। जो कथ्य है, जो मेरा अंदाज है, जो मेरी कविताओं की धुनें हैं, वो लोग कॉपी करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का कॉपी नहीं किया। और अगर आप कुछ बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो कॉपी करके आप जो है वो बड़े नहीं बन सकते। आपको अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग काम करना ही पड़ेगा, जो दूसरे से आपको थोड़ा अलग करता हो। वो मैंने किया, तो वो लोगों को एकदम से अच्छा लगा कि यार ये लड़का आया है जो नया बोलता है। ये जो सोच है वो आज से 30-35 साल पुरानी कविता में सुना रहा हूँ, शीशी में पेट्रोल मिलेगा या ये दाने गिनकर दाल मिलेगी, ये चीज़ें आज लग रही हैं। आज जब पेट्रोल 100 रुपये के पार जा रहा है तो लगता है कि अब धीरे धीरे 50 साल में वो दौर आ जाएगा कि जैसे हम मिट्टी का तेल, केरोसिन अब अब तो दिखाने पे भी नहीं मिलेगा। बच्चों को क्या दिखाएंगे कि मिट्टी का तेल किसे कहते थे, और मिट्टी का तेल मिट्टी से निकलता है, कैसे बनता है, ये तक बच्चे पूछेंगे ना कि मिट्टी का तेल क्यों कहते हैं। यही हाल पेट्रोल का भी हो सकता है। तो मैंने वो कल्पना की जो लोगों ने सोचा नहीं होगा, वही कहोगे तो ही कविता होगी। आपको नया कहना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा। अभी मेरी कविता आप सुनिए, हम हिंदू सत्य सनातन हैं, आपको लगेगा कि सनातन इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं दावा करता हूँ, मेरी कविता आप सुनिए, दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं, आपको लगेगा कि ऐसा हिंदुस्तान जो मैंने बताया है वो किसी ने बताया ही नहीं। तो हमारे सैकड़ों साल से लोग कविताएं लिख रहे हैं, हजारों साल से ये परंपरा चल रही है। लेकिन उस परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं जो काम करने की कोशिश करता हूं और कई बार अच्छा हो भी जाता है। अभी भी संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, संपूर्ण तो ईश्वर ही है जी। संपूर्ण तो मैं भी नहीं हूँ और संपूर्ण होना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन आप संपूर्ण अपने आप को मान लेते हैं उस दिन से आपकी प्रगति रुक जाती है, बाधित हो जाती है। लगता है सब कुछ तो लिख दिया, आप क्या लिखें। तो मैं कहता हूँ नहीं, अभी कुछ नहीं लिखा है। लोगों की दृष्टि अलग हो सकती है, लेकिन मेरी दृष्टि में मुझे कुछ और बेहतर करना है, और अच्छा करना है, और ऐसा करना है कि जो आने वाली पीढ़ियां कहें कि नहीं, काम तो उन्होंने किया।
रिश्तों को लेके आपने लिखा, बहुत। पर रिश्तों में एक कविता आपकी जो माँ पर है। माँ पर है, बेटियों पर है, पिता पर है। माँ वाली की तुलना कई लोगों से की गई, पर माँ वाले में आपकी जो शब्द, हाँ, वो और जो बिल्कुल अलग है। वाकई मैंने में कहा जो माँ आपने पर किया भी सैकड़ों कवियों ने लिखा है। जी, लेकिन मेरा जो एक अलग अंदाज है जी। कि माँ की मैंने कहानी नुमा कविता लिखी, जी, जो जी। किसी और ने वैसी बुनावट के साथ उस नहीं तरह से लिखी। नहीं बुना। बस वही तो हमारे दर्शकों के लिए उसकी विचार बहुत नहीं। लंबी लंबी कविताएं हैं। लेकिन मैं उसकी एक वो शुरुआत जैसे है जी, कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन। वो एक मीठी सी लहरी के साथ लहरी। वो एक कहानी है जो हम माँ के बारे में बचपन से शुरू कर रहे हैं और बता रहे हैं, और आज के समय को मैंने जोड़ा है कि आजकल लोग क्या करते हैं, किस तरह माँ के साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें डाल दिया है। तो इसी तरह बेटियों पर कविता है, पिता आप सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए। तो मैं कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझसे भी अच्छा लोगों ने लिखा है, लेकिन मेरा जो मानना है कि कुछ अलग करूँ, कुछ अच्छा करूँ, और लोग को पसंद आता है। तो चलिए, कविता की बात हो गई, बात करते हैं आपके खान पीन को। आपने अभी बोला कि मैं बहुत फूडी आदमी जी। हूँ, लोग तरह तरह का भोजन भी आपको परोसते हैं। क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? प्रिय तो मुझे बहुत गर्मा गर्म करारे पराठे और अलग अलग सब्जियां, जैसे भिंडी, आलू मेथी, सोया मेथी, इस टाइप की कुछ, करेले। लेकिन अब वो सब मैंने बहुत कम कर दिए हैं, हफ्ते में एक बार खाते हैं या उसको भी छोड़ते हैं। अब मैं मिलेट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि जो बाजरा, उस तरह की जो मिक्स अनाज है मिलेट्स वाला, वो ज़्यादा लेने की कोशिश करता हूँ जब तक घर में हूँ। और बाहर तो मजबूरी है कि किसी को मिलेट्स बोलोगे तो ऐसा लगता है कि मैं उसे कुछ तकलीफ़ दे रहा हूँ, सजा दे रहा हूँ कि मेरे लिए मिलेट्स का कुछ बनाओ। वो तो जो बना के प्रेम से लाते हैं वो खाना पड़ता है। लेकिन घर में मैं प्रयास करता हूँ कि अब थोड़ा सा फल, फाइबर फूड्स जो है, सैलेड और फल और मिलेट्स, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। लेकिन अभी वो नया नया वो होता है ना जो शौक़, उसी में हूँ अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। 1-1.5 महीने 2 महीने से सोचा है कि कुछ ऐसा खाएं जो जिसमें फाइबर हो और नुकसान की चीज़ें ना हो। परिवार? मेरी पत्नी है जो यहाँ APJ नोएडा में डीन है, और वो केमिस्ट्री की डॉक्टरेट हैं और योगा नेचुरोपैथी की भी डॉक्टरेट हैं। और मेरी 2 बेटियां हैं, एक अभी 12th पास किया, पास नहीं अभी एग्ज़ाम दिया है, और एक 4th में। तो एक माँ पे माता पिता मेरे गांव में हैं, कानपुर रहते हैं। जी जी। माँ पे सुनाई, बेटियों पे भी एक कविता हो जाए। बेटियों पर मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्योंकि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी हैं, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी हैं, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बहुत ही सुंदर। ये भी लंबी कविता है, मेरी बहुत लंबी लंबी कविता है। जी जी जी। अच्छा, इसी तरह से कानपुर के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। जी। कानपुर के वो आपकी कानपुर की कहाँ रिहाइश रही, कैसे कैसे वो परिवार रहा? क्योंकि कानपुर के लोगों की बड़ी चाह रहती है, आप पूरी देश दुनिया तो घूमते पर कानपुर को कम समय देते हैं। कानपुर का बेटा कानपुर में थोड़ा कम नजर आता है। तो पीछे दिनों कानपुर के लोगों की बकायदा ये शिकायत है आपसे कि आप उनके लिए कविता नहीं बोलते हैं। अभी तो मैं बिठूर महोत्सव करके आया हूँ 10-15 दिन पहले। कानपुर कम कार्यक्रमों में जाता हूँ। उसके 2 कारण हैं। एक तो माता पिता गांव में रहते हैं, तो मैं कानपुर हर महीने जाता हूँ, केवल माता पिता से मिल के प्रणाम करके वापस आ जाता हूँ, या आगे लखनऊ, इलाहाबाद कहीं भी जाना है तो मैं बाया गांव होके जाता हूँ।
लौटते हुए या आते हुए। तो जो शहर के लोग हैं उनको पता ही नहीं चलने देता कि मैं कानपुर आया। उसका कारण ये है कि फिर समय ही उतना होता है, 1-2 घंटे का समय है, वो माता पिता के लिए बिल्कुल आरक्षित है। उसमें मित्र और बाकी शामिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे आगे की यात्रा में ही वो कानपुर बीच का हिस्सा होता है। रहने में कभी जा नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं रात बिताऊं। रातें तो मैंने कहा ना, 365 दिन में 300 रातें तो बुक हैं पहले से ही। तो बाकी तो मैं अपने घर में बच्चों के साथ समय नहीं दे पाता हूँ, परिवार के साथ समय नहीं दे पाता हूँ। यहाँ आया तो यहाँ भी पूरे दिन कभी आपके साथ बैठे हैं, कहीं और है, कहीं दिल्ली, कहीं किसी तरह ये गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो उन लोगों को पता नहीं चलता कि मैं कानपुर आया हूँ। कानपुर तो आता हूँ। कानपुर के कुछ दोस्तों ने आपकी बात कही जी। कि आपको पास के लिए फोन किया था हाँ, कि भैया ने बोला करवाता हूं और भैया भूल गए। पास हम्म, क्या है ना कि पास एक ऐसा काम है, वो थैंक्सलेस जॉब है कि जैसे कितने लोगों के लिए मैं पास मांगूं। मैं कहता हूं सब आ जाइए, मेरा नाम बता देना कि भाई उनके घर से हूं, गांव से हूं, मित्र हूं, और फिर कोई रोके तो मेरा फ़ोन नंबर डायल करके मुझे बताना। लेकिन मंच पे बैठने के बाद मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता, जी। फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ, और लंबे समय तक मेरा फ़ोन साइलेंट रहता है। रात कहीं भी फ़ोन मेरा साइलेंट ज़्यादा रहता है, तो लोगों की शिकायत रहती है कि मैं फ़ोन उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन बजेगा और मैं किसी सोच में हूँ, किसी चिंतन में हूँ, किसी लेखन के क्रम में हूँ, फिर वो फ़ोन मुझे चाहिए ही नहीं। वो स्क्रीन को उल्टा करके रख देता हूँ कि फ़ोन ये देखूँगा जब मेरा काम पूर्ण हो जाएगा, या सो रहा होता हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, तो फ़ोन तो आजकल तक तुरंत बजते हैं। और पास सबके लिए मैं मंगवाऊँ, फिर उनको डिलीवर करूं या उनको बुलाऊं, तो उसमें भी समय मेरा ख़राब होगा। मैं 2 घंटे आराम करूं कि पास बांटूं लोगों को, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो मैं तो चाहने वालों से कहता हूं कि जहां भी मेरा कार्यक्रम आपको पता चले, आप आ जाइए, आप बता दीजिए आप मेरे मित्र हैं, प्रशंसक हैं, भाई हैं, परिवार के हैं, और फिर कोई परेशानी हो तो मुझे प्रोग्राम शुरू होने के पहले मुझे फ़ोन करिए। मंच पर बैठने के बाद फिर मैं किसी का फ़ोन उठाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा पूजा स्थल है, साधना स्थल है। मैं बैठ गया तो मेरे लिए प्राथमिक तौर पे जनता महत्वपूर्ण है, और वो आयोजक महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने मुझे उसका पारिश्रमिक दिया है। इसलिए मैं, बाकी सब लोग जो है वो गौण है मेरी दृष्टि में। कार्यक्रम खत्म होने, समाप्त होने के बाद ही मैं किसी को अटेंड करता हूँ। आपने आयोजकों की बात करी, अभी हमने एक मध्य प्रदेश का एक शो देखा, उसमें कुछ रहा होगा जिसकी वजह से अंतिम कवि पाठ के लिए आपको बुलाया गया। जी। बहुत हुजूम तब भी जी। बैठा था, पर कुछ लोग जाने लगे। आपने पाठ शुरू करा, और पाठ शुरू में जिस अंदाज से किया, पता चला कि जो लोग पीछे थे वो लोग आके दोबारा बैठ गए कि अब जोगी जी पाठ कर रहे हैं। जी। तो वो आपका जो स्पॉन्टेनियस सारा का सारा रहता है बोलना, वो लिखा हुआ पाठ और उससे पहले का ये पूरा क्रम, तो कैसे ताना बाना बुनते हैं स्टेज पे? वो बहुत मैजिक है, जादुई काम है। मंच उतना आसान नहीं है, नहीं। और जो लोग करते हैं, अगर उनका तो अभ्यास है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। मुझे तो अभी माइक दे दो, अभी मैं शुरू कर दूंगा करता। लेकिन मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुनने वाले 1 हैं या 1 लाख हैं या 1 करोड़ हैं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करता हूँ, और लोगों को ये पता है। एक तो आजकल मेरा नंबर बहुत बाद में आता है, आधी से ज़्यादा जनता चली जाती है, या जो बैठते हैं वो केवल इंतज़ार में बैठे हैं कि मैं आने वाला हूँ। तो ये क्या बताऊँ, पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे आप पद्मश्री हैं, आप बड़े हैं, आप फलाना। मैं ना बड़ा हूँ, पद्मश्री तो खैर हूँ, उसे तो नकार नहीं सकते, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ। मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ, अपने किरदार से बड़ा हूँ, लेकिन अहंकार से बड़ा नहीं हूँ, दिखावे के लिए बड़ा नहीं हूँ। मैं बहुत सामान्य, सरल, सहज बनकर रहना चाहता हूँ। वो जो है, जो बड़ा होता है उसी को लोग गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आप छोटे हैं ना, तो फिर गिराने की आवश्यकता ही नहीं है। जी। जिनमें सफलताओं का बहुत सारा दौर देखा, जी। पर हमेशा एक किसी के भी जीवन में एक वो दौर भी होता है जिसमें वो लो हो जाता है, वैसा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है जिसका वो जो उसे मिलना चाहिए। वो दौर के बारे में बताइए। मुझे ऐसा आज तक कभी फील नहीं हुआ। अभी जो रिस्पॉन्स मुझे पहले मिलता था उससे ज़्यादा
मिल रहा है, आज भी मिल रहा है और हर दिन मेरे लिए नया होता है। अब मैं कल सीतापुर जाऊंगा, कल सीतापुर में ऑडियंस नई होगी, आयोजक नए होंगे, कुछ कविताएं नई होंगी, सब कुछ नया होता है। उस नए में ही तो मुझे आनंद आता है। और लोगों के बीच अब मैं इतना घुल मिल गया हूँ या कविता से इतना रच बस गया हूँ कि मैं और कविता और लोग हम घुल मिल गए हैं। तो अब मुझे कहीं ना कोई संकोच होता है, ना भय लगता है, ना कहीं कुछ बिना सोचे कहीं से भी माइक लेके शुरू कर दूं। ये मेरा अपना कॉन्फिडेंस लेता है। आयोजकों के साथ कोई कड़वन हुआ, किसी ने काम करा लिया पेमेंट नहीं दी? अमूमन कवियों के साथ ऐसा होता है। ऐसा है, ये है कुछ ऐसे अनुभव जो पहले के तो कम थे, अभी भी साल में एक आध बार ऐसा होता है। और वो अनुभव कई बार अपने मेरे बहुत करीबी लोगों के हैं और बड़े लोगों के हैं। मैं किसी का नाम क्या बोलूं, कोई बड़े संत महात्मा भी हो सकते हैं और मेरे बड़े उद्योगपति मित्र भी हो सकते हैं, जो विनम्रता से सबका पेमेंट दे के कह देते हैं, जोगी जी आपका पेमेंट घर पे भिजवाता हूँ, सबके सामने देना अच्छा नहीं लगता। तो वो घर पे भिजवाता हूँ, आज भिजवाता हूँ, एक दो बार मैं मैसेज करके याद दिला देता हूँ, भाई साहब चाय पीने कब आ रहे हैं, और वो कहे हाँ अरे आपका पेमेंट मैं थोड़ा भूल गया, मैं भिजवाता हूँ, या मैं खुद ही लेके आता हूँ, और फिर वो नहीं आता। ऐसे 2 4 10 लोग हैं। कई बार लगता है कि उनके बारे में कभी कोई आत्मकथा लिखूंगा तो लिखूंगा, फिर लगता है इतनी छोटी बात के लिए मैं अपने निकट के या प्रिय लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो हो सकता है हम जिन्हें बहुत अमीर समझते हों, बहुत बड़ा समझते हों, वो उतने अमीर ना हो, उनकी आर्थिक हालत हमसे भी ज़्यादा खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनके उस पेमेंट के ना देने से गरीब नहीं हो गया, उससे ईश्वर दे रहा है तो ईश्वर खुद तय करेगा। मैं बड़ा आध्यात्मिक और ईश्वरवादी हूँ। मुझे लगता है कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे इससे मैं ईश्वर नहीं देना चाहता होगा। अगर वो मुझे पेमेंट दे देते, हो सकता है कि मुझे कोई चोट लग जाती और वो पैसा दवा में लगने वाला होता, तो ईश्वर ने कहा कि नहीं यार तुमको चोट लगेगी, तकलीफ होगी, तो तुम्हारा पैसा ही छुड़वा देते हैं और चोट भी नहीं देते हैं, तो दोनों चीज़ें बराबर हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि शायद उसमें भी मेरा कुछ ईश्वर ने भला सोचा होगा। आपने अभी किताबों की बात कही कि जी, करीबन 100 से ज़्यादा किताबें भी आप जी। लिख चुके हैं, करीबन 10 से 15 देशों में जाकर वहाँ से सम्मान अर्जित कर चुके हैं। तो उन किताबों के बारे में जरा कुछ और। मेरी 100 से ज़्यादा किताबें हैं। इधर 15 20 25 किताबें तो मेरी आध्यात्म पर ही हैं। राम पर है, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, 12 भाषाओं में है, सबके राम, श्री राम दी रियल स्टोरी, श्री कृष्ण दी रियल स्टोरी, हनुमान, अलग अलग ये गद्य भी हैं और पद्य भी हैं। ये किताबें इन दिनों जो है वो 15-20 किताबें मेरी आध्यात्म पर हैं, राम पर, कृष्ण पर, हनुमान जी पर। और उसके अलावा बच्चों पर मेरी 20-25 किताबें हैं, गज़लों की किताबें हैं, गीतों की किताबें हैं, शायरी है, बायोग्राफीज़ हैं, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, एक सीरीज, एक भाषा विज्ञान की 10-15 किताबों की सेट है पूरा, जो राजभाषा हिंदी, व्याकरणिक हिंदी, जो BA MA के पाठ्यक्रम के अनुरूप जो हिंदी है उसका एक पूरा सेट है। और अभी जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं सनातन पर एक 11 किताबों का कुछ सेट करने का काम कर रहा हूँ, वो चल रहा है सनातन पर कुछ बड़ा काम कर। और जो विदेशों में आपको सम्मान मिले हैं, अलग अलग देशों में मैं गया हूँ, बहुत सारे देशों में, और जाता भी रहता हूँ। उन देशों ने भी अपना कोई ना कोई सम्मान, जैसे नॉर्वे हिंदी से भी सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान अमेरिका से देते हैं, UK हिंदी समिति एक सम्मान देती है, तो वो उनके ट्रेडिशनल सम्मान हैं जो हर साल किसी न किसी को देते हैं। तो वो हमारे और कवियों को भी मिले होंगे और मुझे भी सम्मान मिले हैं। और भारत की भी जो बड़ी संस्थाएं हैं वो सब कोई ना कोई सम्मान सब ने प्रारंभ कर रखा है, उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। अब सबके नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन पद्मश्री और यश भारती, काका शशि सम्मान, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, ऐसे अभी हिंदी से भी सम्मान मुझे मिला इटावा में पिछले 5-6 महीने पहले। वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन लोगों ने दिया। वो एक बड़ा सम्मान है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को साहित्य के मिला है।
हिंदी सेवी निधि कुछ संस्था है उनकी। तो कुछ ऐसे सम्मान हैं जो प्रतिष्ठित हो गए हैं, कुछ ऐसे सम्मान हैं जो लोग व्यक्तिगत लेवल पे या अपने शहर की संस्था के स्तर पर देते हैं। भाग्यश्वरी सम्मान, निराला सम्मान, बहुत से ऐसे सम्मान हैं, उतना मुझे याद भी इन सबके नाम नहीं रह सकते। देश विदेश की यात्राएं होती हैं, फ्लाइट में बहुत आना जाता होता है, कई बार लोग पकड़ लेते हैं कि भाई साहब समय नहीं कट रहा है, आइए दो कविता सुना दीजिए। ऐसा होता है, लोग रिसेप्शन तक पे जाते जाते चेकआउट करते करते वो चेक इन हो रहे हैं, मैं चेकआउट हो रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट छूट रही है, फिर भी वो 2-4 लोग जो आए परिवार से, भाई साहब को सुनाते जाइए, भाई साहब अब आप मिलते ही नहीं हैं, आपको तो मैंने वैसे ही सुना है स्क्रीन पे, मोबाइल पे। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं 2 मिनट भी रुकने की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं जो कैसे कैसे करके उनसे बचना पड़ता है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कविताएं नहीं सुनाता। मैं 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, या किसी को कविता में सुनाता ही नहीं हूँ। मैं कविता सीधे भीड़ में सुनाता हूँ, और दूसरे अर्थों में कहें कि पैसे लेके सुनाता हूँ, फ्री का कवि नहीं हूँ। फ्री का मतलब कि किसी के घर गए, यार मेरी नई कविता लिखी है सुन लो, चाय समोसे पे जो कवि सुनाते हैं उन कवियों में मैं हूँ नहीं। मैं जो है वो भीड़ में जनता के साथ सुनाता हूँ, और मित्रों में भी मैं कविताएं नहीं सुनाता हूँ। कई बार मित्रों के बीच खाने पीने बैठे ऐसे कवि, किसी का बर्थडे है, कोई कह दे कविता सुना दो, 2 लाइन मजबूरी में, बच्चे का बर्थडे है तो मैं उसको शुभकामनाएं दे दूँ, लेकिन कविताएं नहीं। मैं कविता सुनाने से बचता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ लिखना भी होता है। मेरे समय को, उस 24 घंटे के समय का संयोजन मुझे करने के लिए बहुत लोगों का मन मारना पड़ता है, दिल दुखाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा मैं बचने की कोशिश करता हूँ। आपने भी बोला कि अब मैं फ्री में नहीं सुनाता हूँ, ये भी माना जा रहा है कि जो हास्य कवि थे जी, और वो नई जनरेशन में स्टैंड अप कॉमेडियन में कन्वर्ट हो गए। ये स्टैंड अप कॉमेडियन आए और जो पारंपरिक हास्य कवि थे, दोनों का भेद देखिए, वो एक शॉर्ट विधा है। जैसे 3 घंटे की फिल्म देखते हैं आप, या आधे घंटे का सीरियल देखते हैं, लेकिन आज जो पैटर्न आ गया मोबाइल पे, वो रील वाला आ गया। वो रील कहीं टिकता नहीं है आदमी, वो 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से देखा, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे पे चला गया, तो उसमें स्थिरता नहीं है। उसमें आपको क्षणिक पहचान मिलेगी, जितनी देर आपको सुना, उसके बाद आप दिमाग में नहीं रहेंगे, आप दिल में नहीं उतरेंगे। जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनमें कला है, और शायद उनमें कुछ अच्छा कहने की क्षमताएं ना हो, वो एक छोटे से उसमें अपना काम चलाते हैं, वो आइटम प्रस्तुत करते हैं, वो कविताएं प्रस्तुत नहीं करते। पिछले कुछ समय में ये स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी आपके ही शहर के राजू श्रीवास्तव थे, वो अच्छे कलाकार, लीजेंडरी, वो अच्छे कलाकार बिल्कुल थे। उन्होंने कहीं ना कहीं वो शुरुआत की। आज स्टैंड अप कॉमेडियन जिस स्थिति में पहुंच गया है, और पिछले दिनों जो विवाद हुआ पूरा, जिस फुअरता का परिचय स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे दिया गया, उस पूरे घटनाक्रम को आप अपनी कवि की नज़र से कैसे देखते हैं? पहली चीज़ तो यह है कि हम उनको कलाकार मानते ही क्यों हैं? इतने भोंडे लोग जो समाज में विकृतियां देखते हैं, गंदगी देखते हैं और गंदगी ही बोलते हैं, उनको हम कलाकार ही क्यों माने? मैं तो नहीं मानता। पहली चीज़, अगर आप उनको नकार देंगे, महत्व नहीं देंगे, तो और लोग नहीं आएंगे। जो लोग और आते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि हम बुरी चीज़ों को प्रसर देते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। आपने उस किसी कलाकार को विवादित करके उसको सेलिब्रिटी बना दिया। अब सेलिब्रिटी वो बन गया तो दूसरे लोग सोचते हैं ये तो रातों रात फेमस हो गया यार, इसको तो इतने पैसे मिलते थे, अभी तो ये 10 गुना पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो बदनामी ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया। मीडिया उसके पीछे भाग रहा है ना। आयोजक सोचते हैं कि यार ऐसा क्या बोला होगा, चलो हम भी सुनते हैं। तो उसने अपना टीआरपी बढ़ा लिया, अपना रेट बढ़ा लिया। तो कभी तो हम लोगों में पहले है कि हम उसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा कला के प्रति पुजारी नहीं है। वो समाज के प्रति उनका कोई दायित्व तो नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनको कोई पद्म सम्मान नहीं मिलने वाला है, उनको गालियाँ ज़्यादा मिलेंगी, सम्मान कम मिलेंगे। उनको कई बार ऐसे काम करने वालों को अपने परिवार, रिश्तेदार, बेटियों और महिलाओं के परिवार के सामने नज़र झुका के बात करनी पड़ती है, फिर वो नज़र नहीं मिला के बात कर सकते हैं।
तो मैं कहता हूँ कि कला समाज का उत्थान करने वाली होनी चाहिए। वही अंतर है जो रामधारी सिंह दिनकर और निराला की कविताओं में, नीरज की कविताओं में, या हम सब कवि हैं जो अच्छा लिखते हैं उनकी कविताओं में, और उसमें वही अंतर है जो भरतनाट्यम में और एक बारवाला में है। एक भरतनाट्यम कथक देखिए जो हमारी पारंपरिक नृत्य हैं, और एक बारबालाओं के नृत्य देखिए, या उस तरह का वही अंतर है। तो उनको, मैं कलाकार हो सकते हैं, मैं उन पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो बहुत गहरे नहीं हैं, बहुत छिछले लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, और शायद उनको वैसे संस्कार न मिले हों जैसे हम जैसे लोगों को मिले हैं। तो यही टिप्पणी की जा सकती है, और उनको बचना चाहिए। कई बार उस विवाद का मामला उल्टा पड़ जाता है, आदमी को जेल भी जाना पड़ता है, ये सब भुगतना पड़ता है। लेकिन बस यही है कि बदनाम हो गए हैं तो क्या नाम ना होगा वाला मामला है कि वो सोचते हैं कि अगर हम जेल चले गए तो थोड़ा और पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या करें जो है उल्टा ही सोचते हैं। चलिए, आपने बोला कि आप 5-7 दर्शकों के सामने कविता नहीं सुनाते। आज आपके सामने हजारों लाखों लोग हैं, एक आपकी कविता ऐसी जो हमारे युवाओं के लिए, युवाओं को एक संबोधित करते हुए कविता कि आज का युवा किस दिशा में जा रहा है, उसको किस दिशा में जाना चाहिए, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसे कहाँ होना चाहिए, उस पर अगर एक कोई कविता आप अपनी कह सकें। मैंने जो मैसेज शुरू में दिया कि आज का जो युवा है, मैं कविता भी सुनाता हूँ, लेकिन उसकी भीतर की जो मनोस्थिति है वो बड़ी डामाडोल सी है। एक तो इतना उलझा हुआ है दिखावे में, टेक्नोलॉजी में, इतने आकर्षण में उलझा हुआ है कि ये जो हम सब के पास एक मोबाइल है, इसने उसको दिग्भ्रमित कर रखा है। वो ठहर के कोई काम नहीं करना चाहता। वो दूसरों को देखा देखी में कि जो वो दूसरा कर रहा है हम भी कर रहे हैं। ये देखो कि आपके भीतर क्या है, उसी को बाहर लाओ। आपके भीतर पढ़ाई का स्टेमिना है तो आप पढ़ाई में मेहनत करो, तो आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा हो जाएगा, आप IAS IPS कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खेल का स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना खूब है, तो आप फिर मोबाइल ना देखिए, फिर आप भाग जाइए मैदान में, आप सीधे खेल खेलिए। जो कुछ आपको आता है उसी को समय दीजिए। और ये जीवन जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है कि 24 घंटे में आप 6 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, लेकिन 8 घंटे आप मोबाइल देखेंगे तो फिर आगे कैसे जाएंगे। तो समय का जो संयोजन है, संतुलन है, वो पहले नंबर पे आप अपने जीवन में बनाइए, क्योंकि आप युवा हैं और आपके पास सबसे कीमती चीज़ अगर है तो वो समय है। सबसे कीमती जीवन में 2 ही चीज़ें बहुत कीमती हैं, बहुत अमूल्य हैं, एक स्वास्थ्य और एक समय। स्वास्थ्य चला गया तो फिर आपके पास सब कुछ होगा तो भी समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। और अगर समय आपका हाथ से निकल गया, जो भी जिस उम्र में भी हैं, जिस भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो परीक्षा दोबारा नहीं आने वाली है। चाहे 10th करें, 12th करें, ग्रेजुएशन करें, जो कर रहे हैं वो अमूल्य समय है, उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें। और टाइम पास वाले दोस्तों से और टाइम पास वाली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं, जीवन थकने का नाम नहीं, जीवन रुकने का नाम नहीं, जीवन थकने का नाम नहीं। जिसको पौरुष ना कर पाए ऐसा तो कोई काम नहीं, जीवन रुकने का नाम नहीं, जीवन थकने का नाम नहीं। हर शाम डूबते सूरज का दुनिया वालों से है कहना, कर फिर द्वारे पर आऊँगा, हाथों में अर्घ लिए रहना। सूरज का आत्मविश्वास देखिए, सीखिए उससे। हर शाम डूबते सूरज का दुनिया वालों से है कहना, कल फिर द्वारे पर आऊँगा, हाथों में अर्घ लिए रहना। स्वागत के लिए तैयार रहना। दुनिया का चैलेंज बोलो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको कि तैयार रहिए, किसी न किसी दिन आपको हमें माला पहनानी पड़ेगी, खड़े होके बात करने पड़ेगा, यस सर कहना पड़ेगा, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। तो ये भीतर अपने होना चाहिए। एक राजा भी वनवास बिना जग में बन सकता राम नहीं,
जीवन झुकने का नाम नहीं, जीवन थकने का नाम नहीं। तो जीवन में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है, तो ही आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर भगवान राम को वनवास ना हुआ होता तो वो राम राजा राम हो सकते थे, वो भगवान राम नहीं हो सकते। भगवान बनने में क्या क्या कष्ट उन्होंने सहे हैं, उनका एक अंश भी अगर आप सह लेंगे तो आप उनके एक अंश जैसे तो बन जाएंगे। चलिए सुनील जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे सुनील जोगी जी, सुप्रसिद्ध हास्य कवि और साहित्यकार। ऐसी ही तमाम शख्सियतों से हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए यंग भारत, सच के साथ।